वेलकम बैक इन्वेस्टर। तो आज है मंडे 29 ऑफ जनवरी और यहाँ पे आज और एक स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले बता दूं कि हमने ये कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखो, ये है मान्यवर। यहाँ से डिस्कस करने के बाद इसके आए थे रिजल्ट्स और एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ निफ्टी के लेवल कुछ डिस्कस किया है। उसके बाद देखो, ये एक स्टॉक डिस्कस किया था ईपीग्रल लिमिटेड, जो आज 3 to 4% अप है और इसमें आज एंट्री बन सकती है आपकी आराम से। उसके बाद ये जो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आपके साथ डिस्कस किया था, ये स्टॉक भी अभी 4% अप चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर वीडियोज़ आपने जाके नहीं देखे तो जाके देख लो, इसमें बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस बताया है और एंट्री लेवल्स भी बताए हैं। तो आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसके पहले भी हमने एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक डिस्कस किया है। मैं झट से आपको बता दूँ, देखो ये महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको यहाँ से डिस्कस किया था। इसको डिस्कस किया था एट द रेंज ऑफ 50 रुपीज़ और ये अभी चल रहा है 54 रुपीज़। तो जो स्टॉक ने ऑलरेडी 8% के रिटर्न यहाँ हमको दे दिए। अभी मार्केट गिरा हुआ है, सबको पता है कि लोग HDFC के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मैं HDFC में या ICICI बैंक या एक्सिस बैंक किसी में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ऐसा छोटा बैंक देख रहा हूँ जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में ज़्यादा हो। तो एक काउंटर मुझे मिला था बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी चल रहा है 82 रुपीज़ पे, यहाँ पे देख सकते हो 3.4% आज भी अप है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल रहा है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इसके पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बैंकिंग सेक्टर को कोई भी डिस्कस करते हो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है उसका नेट NPA और दूसरा होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट NPA बैंक्स का कभी भी बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, जो इस केस में है। नेट NPA सिर्फ 1% का हमें देखने को मिल रहा है, वहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.36% देखने को मिल रहे हैं। आप बोलोगे कि ये इसे कैसे कंपेयर करें, तो इसको अगर आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक से कंपेयर करोगे जाके, तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक कोई भी 3 to 4% के ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं दिखा पाया है, जबकि ये बैंक जो है 6.36% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काम कर रहा है। इस पे अगर ATMs देखोगे तो 925 ATMs अक्रॉस इंडिया है इनके और 809 ब्रांचेस है, जिसमें ये फर्दर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और यही इस बैंक का पोटेंशियल है। ये भी एक छोटा बैंक है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है और इतना छोटा हो गया भी इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। 35% लोन ये दिया करता था 2018 में, जो अभी बढ़ के हो गया 72% और ये सारे लोन्स काम कर रहे हैं। रिटेल एंड कमर्शियल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्विकली सारे रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। अभी इससे काम कर रहा है बैंक 58,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, वहीं पे HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे सारे बैंक्स 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टॉक के पी की बात करूँ तो इन्वेस्टर को पता है कि ये स्टॉक अच्छे से ग्रो कर सकता है, इसीलिए इस स्टॉक का पी बाकी बैंकिंग स्टॉक से आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। स्टॉक का पी चल रहा है 19.3 का, जबकि इंडस्ट्री का पी चल रहा है 13.5 का। तो पी वाइज ये स्टॉक महंगा है, बट वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 92 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो स्टॉक चल रहा है अभी 82 या 83 पे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज स्टॉक अभी सस्ता है। वैसे PEG रेशियो वाइज भी स्टॉक अभी आपको सस्ता दिखाई दे रहा होगा। डेप्थ की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, तो ऑब्वियसली इसमें डेप्थ लेके ही काम किया जाता है। इसकी मैं बात कर रहा था कि देखो, इसका जो पी है वो 19 का पी है, वहीं पे अदर बैंक का पी जो है इससे कम है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इनको इस स्टॉक में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कभी कंपनी यहाँ पे नेट लॉस में चलता था, अभी इसके जो प्रॉफिट से इसमें ग्रोथ आई है और कुछ पिछले के कुछ सेक्टर से ये प्रॉफिट जो है वो इंटैक्ट है। टेबल प्रॉफिट्स कंपनी दिखा पा रही है। जो इंटरेस्टिंग दो पैरामीटर है वो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ईयर्स के अंदर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थी वो थी 20%, पिछले 3 ईयर्स में थी 12% और अभी डायरेक्टली इसमें जंप आया है 3 गुना। ये जंप आप बोल सकते हो। TTM सेल्स ग्रोथ जो है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, वो दिख रही है 37%। वहीं पे हम बात करें कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो हमें लास्ट 5 ईयर्स के अंदर दिख रही थी 23%, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर दिख रही थी 42% और TTM अभी बढ़ के हो चुकी है 50%। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर बात करें ROE की, तो कंपनी का भी रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट हुआ करता था, उसके बाद कंपनी नेगेटिव में चली गई, फिर से सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी और अभी कंपनी पॉजिटिव डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी में काम कर रहा है। इसी का इंपैक्ट हमें चार्ट पे भी देखने को मिल जाता है, वो हम आगे जाके देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर के पास ठीक ठाक होल्डिंग है 37% की, FIs के पास होल्डिंग है 24% की, DIs के पास होल्डिंग है 6% की, गवर्नमेंट भी इसमें होल्ड कर रहा है 3.72%। तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ बच जाती है 27% की होल्डिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि 72 से 73% की होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। तो क्विकली अभी जाके चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अभी क्या हो रहा है। तो देखो गाइस, ये है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मतलब यहाँ पर हर एक कैंडल जो है वो डेली टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक में क्या हो रहा था, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रॉफिट्स में अच्छी खासी जंप हमने देखने को मिल गई थी, EPS में अच्छी खासी जंप देखने को मिल गई थी, रिटर्न ऑन इक्विटी में अच्छी खासी जंप देखने को मिल गई थी। स्टॉक कभी ट्रेड करता था यहाँ पे 50 रुपीज़ के अराउंड और स्टॉक ने अपना
एक रैली बनाते हुए हाई लगा दिया है 100 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। और 100 रुपीज़ से स्टॉक अभी करेक्ट होकर नीचे आ रहा था। तो अभी देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 लेवल्स मार्क किए थे। तो इन 3 लेवल्स के अकॉर्डिंग स्टॉक इन 3 लेवल्स पर कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता था, बट स्टॉक अभी चल रहा है एक मोमेंटम में। और देखो स्टॉक ने यहाँ पे अभी लिया है सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको पता है कमेंट में कमेंट कर देगा ना कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पे स्टॉक ने बना दी डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल वो होती है जो ट्रेंड को ब्रेक करती है या ट्रेंड रिवर्सल करने का पोटेंशियल रखती है। और आज हमें यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल गया है। तो इसको हम एज अ रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एक ट्रेड भी बन जाता है। तो देखो अगर आपको यही स्टॉक आज दोपहर 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद इसी लेवल पे मिलता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो 81 रुपीज़ से लेके 82 रुपीज़, 83 रुपीज़ तक। और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी लेवल के नीचे रहेगा। अभी ये लेवल के नीचे मतलब कहाँ रहेगा, यही पे 79 रुपीज़ पॉइंट 79.5 या 79 रुपीज़ पे आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका इसमें जो टारगेट बनेगा ना, तो इसमें आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा कुछ 90 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। यहीं पे कहीं पे 90 रुपीज़, 92 रुपीज़ के अराउंड आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और आपका सेकंड टारगेट होगा 100 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे, ठीक है। और अगर इस लेवल को ऑल टाइम हाई को स्टॉक ब्रेक करता है तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो 2 स्टॉक मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर के, पहला था बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, और ये है IDFC फर्स्ट बैंक जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। इसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।